3 दिसंबर सन 1984 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो एक हादसा नहीं बल्कि अमेरिका की सोची समझी साजिश के तहत भारत के लोगों पर किया गया एक एक्सपेरिमेंट था, जिसके चलते कई हजार लोगों की जानें चली गई। 9/11 अटैक जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था, वो हमला भी खुद अमेरिका के द्वारा किया गया था, जिसके खिलाफ लोन लेंडल सोसाइटी ने अपनी आवाज भी उठाई थी। यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर इसीलिए रख दिया गया ताकि भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया जाए, ताकि भारतीयों को ऐसा दर्शाया जाए कि एक हिंदुस्तानी कंपनी है। ये सारे दावे मैं नहीं बल्कि जो कभी एक बेहतरीन वक्ता और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, राजीव दीक्षित के द्वारा किए गए हैं। हालांकि इन दावों के कोई अब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। यहाँ तक कि उन्होंने कोको कोला में तेजाब होने की भी बात कही थी और बताया था कि जब एक बार उनकी अमिताभ बच्चन जी से बातचीत चल रही थी, तब अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें बताया था कि कैसे पेप्सी पीने के कारण उनकी आंतें खराब हो गई और इसीलिए उन्होंने पेप्सी का सेवन करना और उसे प्रमोट करना या उसकी ऐड करना भी बंद कर दिया। राजीव दीक्षित जी जो हमेशा स्वदेशी चीज़ों और हमारी संस्कृति का ही समर्थन किया करते थे, वो आयुर्वेद में अपना पूरा विश्वास रखते थे। पर जो व्यक्ति कभी गलत चीज़ों का सेवन नहीं किया करता था, हमेशा आयुर्वेदिक तरीकों से अपने आप को ठीक कर लिया करता था, तो आखिर उनकी मौत हार्ट अटैक से कैसे हो सकती है? और अगर उन्हें हार्ट अटैक आया भी था तो क्यों उनके शव का बिना पोस्टमार्टम किए ही इतनी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया? हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आज हम राजीव दीक्षित जी के ही जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर बात करेंगे। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव ना में हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो पढ़ाई में भी काफ़ी तेज थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने फिरोज़ाबाद से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की और इलाहाबाद में अपना बीटेक किया और कानपुर आईआईटी से अपना एमटेक पूरा किया, जिसे करने के बाद उन्होंने भारत के सीएसआईआर में कुछ समय तक काम भी किया, जिसके चलते उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के साथ काम करने का भी मौका मिला और फिर वो फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में काम करने लगे। लेकिन उनके आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री लेने की बात कुछ साफ नहीं हो पाई, क्योंकि जब आईआईटी कानपुर से कुछ सूचना के अधिकार के चलते जानकारी निकाली गई तो पता चला कि जिस टाइम पीरियड में राजीव दीक्षित के आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री लेने की बात कही गई थी, उस टाइम पीरियड में वहाँ कोई राजीव दीक्षित नाम का छात्र पढ़ाई ही नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ जिस सीएसआईआर सेंटर में राजीव दीक्षित जी के काम करने की जानकारी हासिल की गई, वहाँ से भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। यहाँ तक कि फ्रांस के जिस टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में उनके काम करने की बात कही गई थी, वो टेलीकम्युनिकेशन सेंटर राजीव दीक्षित द्वारा बताए गए वर्किंग पीरियड के करीब 1 साल बाद शुरू हुआ था। साल 2009 में राजीव दीक्षित जी की मुलाकात बाबा रामदेव से हुई, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव को देश के काले धन और बाकी समस्याओं के बारे में बताया और बाबा रामदेव उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। जब भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया तो राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने मिलकर कुछ संकल्प लिए, जैसे कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मतदान देंगे जो उस काबिल होंगे और साथ ही साथ सभी लोगों को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे और भारत को पूरी तरीके से स्वदेशी बनाने का भी संकल्प उसमें शामिल था, जिसके चलते वे दोनों 2014 में अच्छे और बुद्धिमान लोगों के साथ एक नई पार्टी का विकल्प देश के सामने रखते। राजीव दीक्षित जी हमेशा से ही एलोपैथिक चिकित्सा के विरोधी रहे हैं। उन्होंने अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी स्वदेशी आयुर्वेदिक दवाइयों से उपचार कराने के लिए प्रेरित किया। उनके सभी दावों में से एक दावा काफ़ी चौंका देने वाला था कि ममता बनर्जी बीफ खाती है और इसीलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीफ बैन कराया तो वाजपेयी जी की सरकार गिरवा देंगी। मैगी में सुअर का मांस और चर्बी इस्तेमाल की जाने वाली बात भी राजीव दीक्षित जी के द्वारा ही कही गई थी और राजीव दीक्षित जी स्वदेशी उत्पादों का खुद हर जगह घूम घूम कर प्रचार किया करते थे और एक बार ऐसे ही प्रचार के सिलसिले में वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग जिले के एक तहसील के लिए रवाना हुए तो उन्होंने उनके कार के ड्राइवर कन्हैया को उन्हें बेचैनी और पसीना होने की समस्या बताई। दरअसल उस दिन भिलाई में अक्षया पात्र फाउंडेशन के साथ उनका व्याख्यान होना था, पर तबीयत नासाज होने के चलते वो दया सागर के दुर्ग में मौजूद निवासपुर पहुंचे और जब वहां वो वॉशरूम गए तो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए। जब अंदर जाकर देखा गया तो वे अंदर बेहोश पाए गए और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी उन्होंने अस्पताल जाकर एलोपैथिक चिकित्सा से अपना इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया। तब बताया जाता है कि बाबा रामदेव ने उन्हें फ़ोन करके समझाया
और तब जाकर वो अस्पताल जाने के लिए राजी हुए। उन्हें पहले जिस अस्पताल में ले जाया गया वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम का कोई इलाज करने की फैसिलिटी नहीं थी, जिसके बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन इलाज शुरू होने के बाद ही रात 1 से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित जी की मृत्यु गंभीर हार्ट अटैक आने के कारण हो गई और 1 दिसंबर 2010 को बिना पोस्टमार्टम किए ही उनकी डेड बॉडी दे दी गई। ऐसा बताया जाता है कि मौत के बाद उनका शरीर पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था, जो कि किसी नॉर्मल हार्ट अटैक से मरने वाले व्यक्ति का नहीं होता, और यही उनकी मृत्यु नेचुरल तरीके से होने की बात पर शक पैदा करता है। और एक और चौंका देने वाली बात यह भी है कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु उसी दिन हुई जिस दिन उनका जन्म हुआ था। और ऐसे ही कई सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। पर आपको क्या लगता है कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु का कारण क्या है? क्या उनकी मृत्यु सच में हार्ट अटैक के कारण हुई थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।